हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ESO 13 सोशियोलॉजिकल थॉट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप विद स्पेशल रेफरेंस टू द फ्रेंच एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सोशियोलॉजी यूरोप में एक अलग सब्जेक्ट कैसे बनी। इसमें आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18 to 19 सेंचुरी के समझ पर इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करना है। बताना है कि इन दोनों इवेंट्स ने कैसे सोशल स्ट्रक्चर बदले और थिंकर्स को सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। आंसर। इंट्रोडक्शन, सोशियोलॉजी एक साइंस है जो सोसाइटी, सोशल रिलेशंस और इंस्टीट्यूशंस का स्टडी करती है। यह यूरोप में 18 और 19 सेंचुरी के दौरान डेवलप हुई जब बड़े सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमी और कल्चर सबको बदल दिया। ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स और एमिल डर्कहाइम जैसे थिंकर्स ने इन चेंजेस को डीपली स्टडी किया। इस आंसर में हम इन दोनों रेवोल्यूशंस के रोल पर फोकस करेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जरूरत ऑफ सोशियोलॉजी। 18 और 19 सेंचुरी यूरोप में फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन, कैपिटलिज्म का राइज और नए पॉलिटिकल आइडियाज डेवलप हो रहे थे। पॉवर्टी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और इंडस्ट्रियल लेबर प्रॉब्लम्स जैसे इश्यूज ने सोसाइटी को सिस्टमैटिकली स्टडी करने की नीड क्रिएट की। एनलाइटनमेंट के थिंकर्स ने रीजन और साइंस को प्रमोट किया, जिसने सोशियोलॉजी के साइंटिफिक बेस को स्ट्रांग बनाया। 2. फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मोनार्की और फ्यूडल सिस्टम को तोड़ दिया और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स लाए। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे आइडियल ने सोशल ऑर्डर और अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज किया। ऑगस्ट कॉम्ट जैसे थिंकर्स ने समझा कि सोसाइटी को समझने के लिए एक साइंटिफिक स्टडी की जरूरत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पुराने फ्यूडल और रिलीजियस सिस्टम्स कोलैप्स हुए। सेकुलरिज्म और रैशनल गवर्नेंस को प्रमोट किया गया। मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास जैसे नए सोशल ग्रुप्स डेवलप हुए। 3. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट 18 to 19 सेंचुरीज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी में बदल दिया। मशीन्स और फैक्ट्रीज आए, लोगों ने विलेजेस छोड़कर सिटीज मूव किया। इससे प्रॉब्लम्स आए जैसे स्लम्स, पुअर सैनिटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अर्बनाइजेशन और नए सोशल स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए। कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच क्लास कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। सोशल प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली स्टडी करने की जरूरत समझ में आए। 4. थिंकर्स और सोशियोलॉजी का जन्म। ऑगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी टर्म कॉइन किया और सोसाइटी को पॉजिटिव साइंस के थ्रू स्टडी करने का आइडिया दिया। कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को हाईलाइट किया। एमिल डर्कहाइम ने सोशल फैक्ट्स और सॉलिडारिटी की इंपॉर्टेंस बताई। ये सब थिंकर्स फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चेंजेस से इंस्पायर हुए और उन्होंने सोसाइटी को साइंटिफिक एंगल से स्टडी किया। 5. समरी ऑफ इम्पैक्ट। दोनों रेवोल्यूशंस ने सोसाइटी को कंप्लीटली चेंज किया और नए सोशल इश्यूज क्रिएट किए। सोशियोलॉजी इसी नीड से डेवलप हुई ताकि सोशल ऑर्डर और चेंज को समझा जा सके। कंक्लूजन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दोनों ने सोसाइटी को डीपली इम्पैक्ट किया और पुराने सिस्टम्स को चैलेंज किया। इन्हीं चेंजेस के चलते थिंकर्स ने सोसाइटी को सिस्टमैटिकली समझने की जरूरत महसूस की और सोशियोलॉजी एक नई डिसिप्लिन के रूप में डेवलप हुई। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Why is Auguste Comte considered to be the father of sociology? Discuss his central ideas. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऑगस्ट कॉम्ट को सोशियोलॉजी का फादर क्यों कहा जाता है। हमें उनके मेन थियरीज, आइडियाज और उनका कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करना है, जैसे पॉजिटिविज्म, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस और उनका साइंटिफिक अप्रोच। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑगस्ट कॉम्ट 1798 to 1857 को फादर ऑफ सोशियोलॉजी
इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सोसाइटी को सिस्टमैटिकली स्टडी किया और सोशियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि सोसाइटी भी एक साइंस है जिसे रूल्स और लॉस के बेसिस पर समझा जा सकता है। कॉम्ट ने पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया जो ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड था। मेन बॉडी। 1. अर्ली लाइफ और सोशियोलॉजी में योगदान। कॉम्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जी रहे थे। सोशल चेंजेस को देखकर उन्होंने फील किया कि सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना जरूरी है। 1838 में उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द दिया सोसियस कंपेनियन और लोगोस स्टडी का कॉम्बिनेशन, मतलब सोसाइटी का साइंटिफिक स्टडी। 2. कॉम्ट का पॉजिटिविज्म और साइंटिफिक अप्रोच। पॉजिटिविज्म का मतलब, कॉम्ट का मानना था कि असली नॉलेज वही है जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। स्पेक्यूलेशन और मेटाफिजिक्स को उन्होंने रिजेक्ट किया। सोसाइटी भी नेचुरल लॉज फॉलो करती है जो सिस्टमैटिक स्टडी से समझे जा सकते हैं। हायरार्की ऑफ साइंसेस। कॉम्ट कहता है साइंस सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सबसे ऊपर सोशियोलॉजी। पॉजिटिविज्म ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और कंपैरिजन को इंपॉर्टेंस देता है। 3. लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। कॉम्ट ने एक इंपॉर्टेंट थियरी दी जो कहलाती है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। थियोलॉजिकल स्टेज, रिलीजन और सुपरनैचुरल पावर्स के थ्रू दुनिया को समझाया जाता था। मेटाफिजिकल स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और फिलॉसफी के थ्रू एक्सप्लेनेशन दी जाती थी। पॉजिटिव साइंटिफिक स्टेज, ऑब्जर्वेशन, रीजन और साइंटिफिक मेथड के थ्रू फैक्ट्स को समझा जाता है। कॉम्ट कहता है कि सोशियोलॉजी इसी पॉजिटिव स्टेज में आती है और सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकती है। 4. सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स। कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सोशल स्टैटिक्स, सोसाइटी के ऑर्डर, इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर्स जो स्टेबिलिटी देते हैं, फैमिली, रिलीजन, लॉ। सोशल डायनामिक्स, सोसाइटी के चेंज और प्रोग्रेस को स्टडी करना। इससे हमें सोसाइटी के स्टेबल और चेंजिंग एस्पेक्ट्स दोनों समझने में हेल्प मिलती है। 5. इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। इंपॉर्टेंस, सोशियोलॉजी को एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाने का क्रेडिट कॉम्ट को जाता है। उनके साइंटिफिक अप्रोच ने डर्कहाइम और स्पेंसर जैसे थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया। सोशल स्टैटिक्स और डायनामिक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स आज भी उस होते हैं। लिमिटेशंस, कॉम्ट का साइंस ओरिएंटेड व्यू सोसाइटी के सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता था। हायरार्की ऑफ साइंसेज और कुछ आइडियाज आउटडेटेड हो गए हैं। पावर, इनइक्वालिटी और कॉन्फ्लिक्ट पर उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया जो लेटर सोशियोलॉजिस्ट्स ने स्टडी किया। कंक्लूजन, ऑगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को एक सिस्टमैटिक साइंस बनाया और इसलिए उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। उनका पॉजिटिविज्म, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस और स्टैटिक्स डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी के फाउंडेशन स्टोन्स है। भले ही उनके कुछ आइडियाज आउटडेटेड हो गए हो, उनका योगदान सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए हमेशा रेलेवेंट रहेगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Discuss notion of Emile Durkheim's collective representation. Question explanation. यह क्वेश्चन आपसे एमील डर्कहाइम के कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कह रहा है। इसमें आपको बताना है कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे बनता है, सोसाइटी में इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एमील डर्कहाइम सोशियोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट थिंकर है जिन्होंने कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। यह टर्म अन सिंबल्स, वैल्यूज, आइडियाज और बिलीफ्स को एक्सप्लेन करता है जो एक ग्रुप या सोसाइटी मिलकर बनाती है। ये इंडिविजुअल सोच से अलग होते हैं और सोसाइटी के बिहेवियर और आइडेंटिटी को शेप करते हैं। रिलीजन, रिचुअल्स और कस्टम्स इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं। इस आंसर में हम इसका मीनिंग, टाइप्स और इंपॉर्टेंस डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। डर्कहाइम कहते हैं कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन वो शेयर्ड बिलीफ्स और सिंबल्स होते हैं जो सोसाइटी अपने लिए बनाती है। यह इंडिविजुअल माइंड का प्रोडक्ट नहीं होते, बल्कि ग्रुप के इंटरेक्शन का रिजल्ट होते हैं। एग्जाम्पल, रिलीजियस सिंबल्स जैसे क्रॉस, नेशनल फ्लैग या मॉरल रूल्स जो सब फॉलो करते हैं। डर्कहाइम ने इन्हें सोशल फैक्ट्स कहा क्योंकि ये इंडिविजुअल के बाहर एग्जिस्ट करते हैं पर उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। 2. सोर्सेज एंड फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस। सोशल ओरिजिन। जब लोग एक साथ आते हैं और इंटरैक्ट करते हैं तो उनके बीच शेयर्ड मीनिंग्स डेवलप होते हैं।
रिलीजन और रिचुअल्स। रिलीजन इसके लिए महसूस है। जैसे ट्राइबल सोसाइटीज में टोटम एनिमल एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती थी। कल्चरल प्रैक्टिसेस, आर्ट, लैंग्वेज, लिटरेचर और लॉ भी कलेक्टिव मीनिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, चर्च और गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस इन मीनिंग्स को अगले जनरेशंस तक पहुंचते हैं। 3. टाइप्स ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस। रिलीजियस, सेक्रेड सिंबल्स, रिचुअल्स और डॉक्ट्रिन्स जो सोसाइटी को एक बनाए रखते हैं। मोरल और लीगल, रूल्स, लॉस और एथिक्स जो बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। कल्चरल और हिस्टोरिकल, मिथ्स, फोक लॉ, हीरोज और कलेक्टिव मेमोरीज जो आइडेंटिटी देते हैं। मटीरियल सिंबल्स, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स और एम्बलम्स जो बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं। 4. इंपॉर्टेंस एंड रोल इन सोसाइटी। सोशल यूनिटी, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस लोगों को एक शेयर्ड आइडेंटिटी देते हैं। बिहेवियर कंट्रोल, ये नॉर्म्स और रूल्स बनाते हैं जो एक्शंस गाइड करते हैं। समझ पाना, इनके थ्रू हम सोसाइटी के वैल्यूज और बिलीफ्स समझ सकते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, डर्कहाइम ने इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट से लिंक किया जो सोसाइटी के कॉमन बिलीफ्स का कलेक्शन है। मॉडर्न यूज, आज भी पेट्रियटिज्म, फेस्टिवल्स या सोशल मीडिया ट्रेंड्स को समझने में ये कॉन्सेप्ट यूजफुल है। 5. एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस। ट्राइबल सोसाइटीज में टोटम एक क्लैन की यूनिटी दिखाता था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक नेशन के डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। मूवमेंट्स जैसे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ग्रीन सिंबल्स यूज करके यूनिटी बनाते हैं। फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, क्रिसमस या ईद कलेक्टिव बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कंक्लूजन, ओवरऑल डर्कहाइम का कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट सोसाइटी के शेयर्ड मीनिंग्स को समझने का एक पावरफुल टूल है। ये बताता है कि सोसाइटी अपने सिंबल्स और बिलीफ्स के थ्रू यूनिटी और ऑर्डर मेंटेन करती है। आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी कल्चर और सोशल चेंजेस को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट रेलेवेंट है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 4. Discuss Max Weber's typology of social action and relate its link with authority. Question explanation. यह क्वेश्चन हमसे मैक्स वेबर के सोशल एक्शन के थियरी को एक्सप्लेन करने को कहता है। हमें उसके टाइप्स को डिटेल में समझाना है और ये बताना है कि ये अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ते हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। मैक्स वेबर सोशियोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट थिंकर थे। उन्होंने कहा कि सोसाइटी को समझने के लिए हमें लोगों के एक्शंस को उनके मीनिंग के साथ समझना होगा। सोशल एक्शन वो एक्शन है जो दूसरों के लिए किया जाता है और जिसमें मीनिंग होता है। वेबर ने इससे 4 टाइप्स में डिवाइड किया और बताया कि अथॉरिटी या पावर को समझने के लिए इन एक्शंस को समझना जरूरी है। मेन बॉडी। 1. सोशल एक्शन बेस समझना। डेफिनेशन, वेबर के अकॉर्डिंग सोशल एक्शन वो है जो दूसरों के लिए ओरिएंटेड होता है और जिसमें एक्टर कोई मीनिंग अटैच करता है। इंपॉर्टेंस, सोशियोलॉजी का मेन फोकस है समझना कि लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। कॉन्टेक्स्ट, वेबर ने सब्जेक्टिव मीनिंग्स को इंपॉर्टेंस दी जब बाकी थिंकर्स मेनली स्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे थे। 2. वेबर के 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। ए. ज़वेक रैशनल, गोल ओरिएंटेड एक्शन, मतलब जो एक्शन स्पेसिफिक गोल्स के लिए होता है, जहां मीन्स और एंड्स केयरफुली प्लान किए जाते हैं। एग्जाम्पल, बिजनेसमैन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। बी. वर्ट्रेशनल, वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन, एक्शन जो किसी वैल्यू या प्रिंसिपल के लिए होता है, रिजल्ट मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल, रिलीजियस फास्टिंग या सोल्जर ड्यूटी के लिए फाइट कर रहा है। सी. अफेक्चुअल, इमोशन बेस्ड एक्शन, जो इमोशंस या फीलिंग्स से ड्रिवन होता है। एग्जाम्पल, गुस्से में रिएक्ट करना या खुशी में डांस करना। डी. ट्रेडिशनल एक्शन, जो आदत, कस्टम या हैबिट के बेस पर होता है। एग्जाम्पल, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना या पारिवारिक रिचुअल्स फॉलो करना। 3. अथॉरिटी से कनेक्शन। अथॉरिटी, वेबर कहते हैं अथॉरिटी वो पावर है जो लोग विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं। 3 टाइप्स है ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक, लीगल, रैशनल। लिंक, ट्रेडिशनल एक्शन, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, किंग्स, जमींदार्स। अफेक्चुअल एक्शन, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, लीडर्स जो इमोशन से इंस्पायर करते हैं। ज़वेक रैशनल, विट्रेशनल, लीगल रैशनल अथॉरिटी, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स जो रूल्स फॉलो करते हैं। 4. आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस। कंपनीज में मोस्टली लीगल रैशनल अथॉरिटी चलता है। रिलीजियस या सोशल मूवमेंट्स में कैरिज्मेटिक लीडर्स इमोशनल और वैल्यू बेस्ड एक्शन ड्राइव करते हैं। रूरल या पारिवारिक सेटअप में ट्रेडिशनल अथॉरिटी ज्यादा होती है। कंक्लूजन,
मैक्स वेबर का ये फ्रेमवर्क बताता है कि लोगों के एक्शंस अलग अलग मोटिवेशन से होते हैं और अथॉरिटी भी यूएनएचआई पैटर्न्स पर टिकती है। यह थियरी लीडरशिप, पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट हर जगह यूजफुल है। अगर अथॉरिटी को समझना है तो पहले एक्शंस को समझना जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।